What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था। 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। हमारा एक यूनिट बचा है, दैट इज यूनिट 2। तो यूनिट सेकंड है हमारे पास एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग, और इसको करने के बाद हमारा हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो न्यूली एडेड हैं, वो मैं आपको करा दूंगा और आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 2 को। काफी बड़ा यूनिट है तो 2 पार्ट्स में आएगा, बड़े ध्यान से समझना। दिस इज फर्स्ट पार्ट, इसके बाद पार्ट 2 भी क्विकली देख लेना। और प्लेलिस्ट मेंटेन्ड है, इस वीडियो के लास्ट में भी लगा दूंगा, और पूरा प्लेलिस्ट आप ध्यान से चेक कर सकते हो, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग, और सिलेबस को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। लेट्स बिगिन। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं। देखो, एज अ ह्यूमन हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो पैसा कमाने के लिए होती हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी, केयर हम लोग करते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हम पैसा कमाने के लिए करते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हम आउट ऑफ लव, अफेक्शन, केयर, सिंपैथी करते हैं उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, और इनके टोटल को हम क्या बोल देते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो क्या है हमारे पास? Every individual is busy in one or another activity in order to satisfy his or her needs. ठीक है? Human activities can be broadly classified as economic and non-economic activities. Economic क्या है? The activities which are undertaken to earn monetary gains. Very important, पैसा कमाने के लिए, money के लिए जो करी गई हैं वो economic activity हैं, जैसे production, distribution, consumption। और non-economic कौन सी होंगी? जो पैसा कमाने के लिए नहीं है भाई, वो अफेक्शन, केयर, लव, ये शो करने के लिए करी गई हैं। एक्टिविटीज डन आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इमोशन, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म एटसेट्रा, एंड नॉट फॉर मनी। इसमें पैसा नहीं होता भाई। तो ये है हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ गए इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक? चलो अब आता है मेरे पास व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने तरीके की हो सकती है? तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम लोग यूजुअली 3 टाइप्स की एक्टिविटीज लेते हैं: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। सर, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है? देखो, एम्प्लॉयमेंट इज जब आप किसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो, जिसके बदले में आपको वेजेस या सैलरीज मिलती हैं, जिसमें आपको एक फिक्स टाइम के लिए काम करना होता है। प्रोफेशन में आप कोई ऐसा स्किल है आपके पास, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो जल्दी से आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। उस स्किल के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, तो आप प्रोफेशनल कहलाओगे। उसके बदले में आपको वेजेस, सैलरी नहीं, फीस मिलेगी। और बिजनेस तो आप सब जानते ही हो, एक बिजनेसमैन जो कि यूजुअली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, जिसका मकसद पैसा कमाना है, या तो वो प्रोडक्शन कर रहा है या परचेज कर रहा है गुड्स और सर्विसेज का, और उसको बेच रहा है, अपना मार्जिन कमा रहा है। बिजनेसमैन का रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। उसको ना फीस मिलती, उसको ना वेजेस, सैलरीज मिलती। तो 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, BPE: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। आओ चेक करें। प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस। सबसे पहले प्रोफेशन में क्या लिखा हुआ है? दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन possesses to have acquired specialized knowledge। कोई बहुत जबरदस्त नॉलेज है, विच इज यूज्ड ईदर इन इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग और एडवाइजिंग अदर्स। ठीक हो गया? एग्जाम्पल में लॉयर, डॉक्टर, CS, ये सब आप लिख सकते हो प्रोफेशनल्स के अंडर। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक्टिविटीज इन विच एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अदर्स। ये हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है। मैंने ये भी बताया आपको रिवॉर्ड में क्या होता है। नंबर 3, बिजनेस। दिस इज आवर की एरिया ऑफ स्टडी। यही तो हमें मेनली पढ़ना है चैप्टर में, सब्जेक्ट में। स्टेट ऑफ बीइंग बिजी और ऑक्यूपाइड is what business literally means. In a way, all the economic activities related to production, distribution of goods and services for monetary gains, इसको बिजनेस बोलते हैं। यही तो पढ़ते आ रहे हो। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आप बिजनेस को बहुत अच्छे से जानते हो, राइट? अब देखो, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या डेफिनेशन है? बिजनेस में भी डिफाइंड कोई भी ऐसा एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्संस एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू, वेदर गुड, सर्विसेज, फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। बिजनेस को कैसे पहचानोगे? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, यानी मुफ्त में किया गया काम बिजनेस नहीं है भाई, ये याद रखना। अगर कोई भी एक्टिविटी विदाउट एनी गेन, बिना किसी पैसे के करी जा रही है, वो बिजनेस नहीं है। ठीक है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो आप सामान बनाते हो, कोई भी गुड्स या सर्विसेज, या आप खरीद के लाते हो बेचने के लिए, राइट?
ये आ गया सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पैसा कमाना है, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट करोगे, सेल एक्सचेंज करोगे, उसके बाद प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पता कुछ नहीं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, द रिटर्न इज एक्सट्रीमली अनसर्टेन। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, इसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। रेगुलरिटी इज इंपॉर्टेंट, मतलब कोई भी एक एक्टिविटी बिजनेस नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे कोई पुरानी मशीन पड़ी थी, मैंने देखा यार बहुत दिन से पड़ी है वॉशिंग मशीन, चलती तो है नहीं, उसको बेच दिया, उससे पैसा आ गया, तो क्या वो बिजनेस हो गया? ना। एक ट्रांजैक्शन से बिजनेस नहीं होता है, रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस चाहिए। ओके। इसके बाद एंटरप्रेन्योर्स का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योर होना बहुत जरूरी है, उसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता। डन। कोई भी 3-4 आप याद रख सकते हो। इकोनॉमिक या बिजनेस एक्टिविटीज कितने प्रकार की हो सकती है? या तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, जब आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार करोगे, या आप सर्विस सेक्टर में जा सकते हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी सर्विसेज हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब गुड्स फॉर यूज और सेल यूजिंग लेबर एंड मशीन्स, टूल्स, केमिकल प्रोसेसिंग, फॉर्मुलेशन, ये हमारे पास सारा का सारा किस में आ जाता है? मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। ठीक है। सर्विस इंटेंजिबल होती है, दिखती नहीं है आपको, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग इज अ सर्विस, है ना, फील कर सकते हो। इंटेंजिबल कमोडिटी, a type of economic activities that is intangible, is not stored and doesn't result in ownership. Services consumed at the point of sale, अभी ली अभी कंज्यूम हो जाएगी सर्विस, मतलब गुड्स तो आप सेव कर सकते हो ना फ्यूचर के लिए, सर्विस को सेव नहीं कर सकते। ओके। देन वी हैव ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग होता है बना बनाया खरीद के लाओ और बेचो। मैन्युफैक्चरिंग में तो खुद बना रहे हो ना, ट्रेडिंग में किसी और ने बनाया, आप लेके आए हो, या तो उसका फॉर्म बदलोगे या कुछ थोड़ा बहुत उसमें मार्जिन जोड़ के उस चीज को बेच दोगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Trading. Very simple. It is not a new phenomena. We have been doing it for centuries now. The trade that occurred among most primitive humans have evolved as considerably over time. Trading is the activity or process of buying and selling. खरीदो, बेचो. The amount of things or services that are bought and sold, the money made by buying and selling, the act of exchanging one thing for another. Simple. ठीक है। अब आ रहा है हमारे पास अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। कितने प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी देयर? कितने प्रकार के व्यापार हो सकते हैं, कितने तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो? तो इसमें काफी सारा थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। इसमें ऐसा कुछ बहुत खास आपके लिए नहीं लिखा। ठीक है। यहां से आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। सो सॉरी, मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है, सबको पता ही है, बट काम तो करना ही है ना हमें, तो प्लीज़ आवाज़ के लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करना। फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, कितने प्रकार की बिजनेस एंटरप्राइजेस हो सकती हैं, ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाला है। देखो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप समझते हो? ऑनरशिप मतलब मालिक होने का अधिकार। जब हम ऑनरशिप की बात करते हैं तो बिजनेस बेसिकली 3 तरीके का होता है। प्राइवेट सेक्टर, जो कि हम लोग चला रहे होंगे क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर में है ना, हम सरकार तो नहीं है। पब्लिक सेक्टर, जो कि गवर्नमेंट चला रही होती है। जॉइंट सेक्टर, जो दोनों मिलके चला रहे होते हैं। ठीक है। तो बिजनेस में बेसिकली 3 सेक्टर्स देखने को मिलते हैं हमें। प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जिसमें काम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर, जो मेयरली कंप्लीटली अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट है। तीसरा जॉइंट या मिक्स्ड सेक्टर हम बोल सकते हैं, जिसमें दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर। द एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, मालिक, कंट्रोल्ड, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, मैनेज्ड, ऑपरेशंस का ध्यान रखना बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। पर्पस क्या है? पैसा कमाना, वो इसमें आता है। इसमें अब कितने प्रकार के बिजनेस आते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे एक सिंगल ऑनर होता है। अपने आसपास हम देखते हैं ना बहुत सारे बिजनेसेस जहां पे अकेला इंसान बिजनेस चला रहा है, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। पार्टनरशिप, जहां 2 से 50 तक लोग बिजनेस कर रहे होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये हमारे इंडिया का एक इंटीग्रल बिजनेस है काफी पुराने समय से, जिसके अंदर फैमिलीज जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस पास ऑन होता रहता है, चलता रहता है, उसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ लोग मिलके, मिनिमम 10 लोग मिलके बिजनेस सेटअप करते हैं, उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, बट इसके अंदर ये अपने मेंबर्स के लिए होता है मेनली। और कंपनी, कॉर्पोरेट्स, जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है, इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आने वाला है। तो ये हमारे पास प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस का पूरा डायग्राम हो जाता है। डन सर। इसके बाद आगे क्या है हमारे लिए?
पब्लिक में क्या क्या आता है? पब्लिक सेक्टर में जो बिजनेसेस कौन चला रहा है? जो बिजनेसेस सरकार चला रही है, तो उसको हम कौन सा सेक्टर बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। और उस बिजनेस को क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। When business enterprises are owned, controlled and operated by public authorities with welfare as primary objective, प्रॉफिट उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। देखो पैसा तो कमाएंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा तो कमाएंगे, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, सेकेंडरी गोल है प्रॉफिट। दे आर कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, ईदर द होल, या तो सारा, या मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन दीज अंडरटेकिंग्स आर डन बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट्स या तो सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, या सिंगल स्टेट गवर्नमेंट का होगा, या सेंटर और स्टेट का होगा, या सेंटर और मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर बिजनेस करा हुआ होगा। इसको हम बोल देते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। दीज एंटरप्राइजेस हैव द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। कौन कौन से हो सकते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। सर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होते हैं? जो सरकार के डिपार्टमेंट्स के थ्रू काम करती है। जैसे हमारे पास रेलवेज, क्या रेलवे गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है सेपरेट? पोस्ट ऑफिसेज, जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के थ्रू काम करते हैं ना, उनको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बोलते हैं। LIC, पोस्ट ऑफिसेज, ये सब गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज के थ्रू चलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। पब्लिक कॉरपोरेशंस, जो हमारे पास पब्लिक कंपनीज है, जिसको हम लोग कई बार ये बोल देते हैं कि पार्लियामेंट से एक्ट पास करा के अलग से, जैसे बहुत सारे हमारे पास अलग से सेपरेट एक्ट्स हैं जिन्हें पास करा के ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, सेपरेट बॉडीज हैं जिनको कोई मिनिस्ट्री नहीं कंट्रोल करती, उनका एक्ट पास हुआ है, उस एक्ट में ही उनके रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए हैं और उस एक्ट की मदद से ही वो चलने वाले हैं। उनको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस या पब्लिक कॉर्पोरेशंस बोलते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट कंपनीज, जो हमें देखने को मिली जाती हैं, जिसमें मोर देन 51% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे। अब ज्वाइंट सेक्टर में क्या होता है? ज्वाइंट सेक्टर में दोनों मिलजुल के करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलजुल के बिजनेस करेगा। ज्वाइंट सेक्टर इज अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर वेयर मैनेजमेंट इज जनरली इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है यूजुअली। रिसोर्सेज यूजुअली बराबर बराबर दोनों ने पैसा मिलके लगाया होता है। Thus, one of the first decision that an entrepreneur will have to make for his new venture is how business should be structured. बिजनेस कैसा होना चाहिए, कंट्रोल किसका हो, लाइबिलिटी किसकी हो, राइट्स और लाइबिलिटीज किसकी होनी चाहिए, लाइफ स्पैन कितना होना चाहिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए, पैसा कौन लगाएगा। तो सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर को ये 5 चीज़ें एग्जाम में जरूर लिख के आना। इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो इन्हें। कंट्रोल, लाइबिलिटी, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, लाइफ स्पैन, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, डन। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। आओ जी, हम किस तरीके से डिसाइड करें कि क्या रहने वाला है। दिस डिसीजन विल हैव लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। मतलब अगर ये डिसीजन गलत हो गया ना बेटा, तो इसके प्रभाव लंबे समय तक रहने वाले हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे अगर ये डिसीजन गलत हो गया। सो एन एंटरप्रेन्योर में कंसल्ट एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट से बात करो, प्रोफेशनल से बात करो और उनकी हेल्प लो टू सेलेक्ट द फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। क्या फॉर्म ऑफ ऑनरशिप रखें, क्या वो पब्लिक सेक्टर में जाए, प्राइवेट सेक्टर में जाए, मिलजुल के काम करे, क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप करे, पार्टनरशिप बनाए, कंपनी बनाए, वो करे क्या 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 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो कौन कौन से डिसीजंस लेने पड़ेंगे जब भी आप फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हो। नंबर 1, आप क्या चाहते हो कि आपके बिजनेस का साइज क्या हो और नेचर क्या हो। किस साइज का बिजनेस करो आप, या नेचर क्या रहने वाला है। आप ट्रेडिंग करो, आप मैन्युफैक्चरिंग करो, आप सर्विस सेक्टर में जाओ, आप किस में जाना चाहते हो, और स्मॉल स्केल करना चाहते हो, मीडियम स्केल करना चाहते हो, या लार्ज स्केल करना चाहते हो, व्हाट इज द साइज। दूसरा, आप कंट्रोल कितना चाहते हो। अगर आप फुल कंट्रोल चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट फॉर यू। आप चाहते हो चलो मिला जुला कंट्रोल हो जाएगा, पार्टनरशिप कर लो। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है कंट्रोल, आप कितना रखना चाहते हो। तीसरा, स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। स्ट्रक्चर का मतलब आप किस तरीके से डिपार्टमेंट्स बनाओगे, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करोगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसा देखना चाहते हो। नंबर 4, बिजनेस वल्नरेबिलिटी टू लॉ सूट्स। लीगल एनवायरनमेंट चेक करो कि जो आप बिजनेस कर रहे हो वो लीगली कितना फिट है या कितना अनफिट है। लॉ में उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या वो डिफिकल्ट बिजनेस टू मैनेज है या इजी बिजनेस टू मैनेज है। ठीक है। टैक्स इम्प्लीकेशंस, टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट की नज़र में इस पर कितने टैक्सेस लगाए जाते हैं, इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज आसान है या मुश्किल है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स या लॉसेस, आप ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना।
आप प्रॉफिट्स कमाओगे या नहीं कमाओगे। तो ये सारे फैक्टर्स दिमाग में रखने पड़ते हैं एंटरप्रेन्योर को एट द टाइम ऑफ चूजिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस। अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में बी ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस फॉर्म्स। जब एक इंडिविजुअल, आप या मैं, हम सब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, हम सरकार तो नहीं है, तो हम जब एक बिजनेस सेटअप करते हैं, हम जब एक बिजनेस शुरू करते हैं, तो कई सारे फॉर्म्स में हो सकता है। या तो वो अकेला इंडिविजुअल कर ले या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कर ले, है ना। मतलब इंडिविजुअली भी आप कर सकते हो या आप पूरा ग्रुप मिलके भी एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। द फॉर्म ऑफ प्राइवेट बिजनेसेस में बी क्लासिफाइड इन 2 ways। तो 2 तरीके हैं या तो आप कॉर्पोरेट बिजनेस बना सकते हो या आप नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस बना सकते हो। कॉर्पोरेट का मतलब है यहाँ पे कंपनी, यानी कि आप स्टार्टअप की तरफ जा रहे हो, सही है। और अगर नॉन कॉर्पोरेट की बात करूँ तो नॉन कॉर्पोरेट में तो बहुत सारे हैं ही हमारे पास। आप पार्टनरशिप कर लो, आपको एज अ कंपनी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आप पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकते हो। आप इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जा सकते हो। बट कॉर्पोरेट से यहाँ पे क्या मतलब है, कॉर्पोरेट का मतलब है स्टार्टअप इकोसिस्टम में जा रहे हो आप, करेक्ट है जी। नॉन कॉर्पोरेट क्या है, इन नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ओनरशिप आइडेंटिटी ऑफ द एंटरप्राइज इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर्स। यानी कि बिजनेस और ऑनर अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो मालिक है वही बिजनेस है, बट कॉर्पोरेट फॉर्म में कंपनी की अलग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है, कंपनी अपने नाम से जानी जाती है और उसका मालिक कौन है उससे लोगों को कई बार पता ही नहीं होता। हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्या आपको सबके फाउंडर्स के, सबके ऑनर्स के नाम पता है? नहीं पता ना, क्योंकि कंपनी को जानते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे जो ऑनरशिप है ना कॉर्पोरेट्स में, वो अलग होती है, नॉन कॉर्पोरेट्स में एक ही होता है, राइट। ऑनर्स आर पर्सनली लाइबल, नॉन कॉर्पोरेट में तो ऑनर्स ही लाइबल होते हैं हर चीज के लिए। दिस फॉर्म कैन बी सेटअप विदाउट रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की खास इंपॉर्टेंस नहीं होती अंडर द गवर्निंग लॉज। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसके एग्जाम्पल्स रहते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट की अगर बात करें तो ये मैं आपको बता चुका हूं। द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ओनरशिप, द आइडेंटिटी ऑफ द एंटरप्राइज इज सेपरेट एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट इज ऑनर्स। ऑनर अलग होने वाला है और कंपनी की पहचान, अपना नाम अलग होने वाला है। द ऑनर्स कैन नॉट बी मेड लाइबल पर्सनली टू पे द डेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। ऑनर्स की पर्सनल कोई लाइबिलिटी नहीं है। लोन अगर कोई कंपनी ले रही है तो वो कंपनी चुकाएगी, ऑनर की पर्सनल लाइबिलिटी उसमें नहीं है। दिस फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है अंडर द गवर्निंग लॉज। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एग्जांपल्स ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड कराते हैं, तो इसीलिए उसको भी इसी फॉर्म में लिया गया है। इसके बाद फॉर्म ऑफ नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस। नॉन कॉर्पोरेट कौन कौन से होंगे अभी हमने पीछे पढ़ा ही। सबसे पहले कौन सा फॉर्म आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने आपको बताया, सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। तो ऐसा बिजनेस जो एक ऑनर अकेला चला रहा है, उसके साथ कोई 2 4 10 लोग नहीं है, अकेला ही सब कुछ मैनेज करता है, सारा प्रॉफिट उसका, सारा लॉस उसका, ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। वेरी सिंपल। सोल मीन्स सिंगल, प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच इज ओन्ड, फाइनेंस, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द ओनली वन पर्सन, इट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। द सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप और इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? सबसे पहले ऑनरशिप एक ही ऑनर की होगी, कोई एक से ज़्यादा लोग इसमें नहीं होंगे। मैनेजमेंट कंट्रोल सारा उसी का होगा। फाइनेंसिंग, पैसा सारा उसी ने लगाया होगा। प्रॉफिट्स और लॉसेस भी सब उसी के होंगे, कंट्रोल भी पूरा इसी का होगा। ये सब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो। इसके बाद क्या आता है देखो, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है से क्या मतलब है? मतलब कि ऑनर और बिजनेस एक ही है, यानी अगर बिजनेस का कोई लोन है तो ऑनर ही उसके लिए पर्सनली लाइबल है, रिस्पॉन्सिबल है, उसी को पे करने पड़ेंगे सब कर्जे वर्जे, ठीक है। लीगली द प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटरशिप आर वन एंड द सेम बिजनेस। जब हम अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंस जब हम करते हैं तो अलग अलग मानते हैं, लेकिन लीगली लॉ की नज़र में दोनों एक ही है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ऑनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इसका मतलब बिजनेस के जो कर्जे होंगे वो ऑनर के एसेट से भी निकल सकते हैं, यानी बिजनेस के कर्जे अगर बिजनेस नहीं चुका पा रहा तो ऑनर की संपत्ति बेचो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल बेनिफिशियरी, सारा प्रॉफिट्स और लॉस उसका।
फॉर्मेशन और क्लोजर काफ़ी इजी होता है इस बिजनेस का, क्योंकि कोई भी बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें नहीं है। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, बहुत बड़ा एरिया नहीं है, छोटा मोटा काम है, लिमिटेड फाइनेंस चाहिए, लिमिटेड लेवल पे बिजनेस चलता है। चलो, सूटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये कहाँ पे चलेगा, किस किस चीज़ें हैं। देखो, अगर आपको बहुत बड़ा स्केल पे बिजनेस नहीं करना, छोटा कैपिटल है आपके पास, आप अपना जो बिजनेस है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो, चुपचाप बिजनेस करना चाहते हो, आपके कोई बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स एस्पिरेशंस नहीं है, आपको लगता है यार बस व्यापार करना है, अच्छे तरीके से पैसा कमाना है, बस अपना घर चल जाए बढ़िया, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। क्या लिखा है, द सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स अपॉन द इंटेलिजेंस, कॉम्पिटेंस एंड सेंसिबल डिसीजन मेकिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर। Before opting sole proprietorship, entrepreneur should carefully compare and evaluate positives यानी pros and negatives यानी cons of the firm. Basically this is suitable. ये कब चलता है, जब capital requirement आपके पास कम है, आप secrecy चाहते हो, local market में आप business कर रहे हो, आपके जो goods हैं वो artistic nature के हैं, मतलब आप ही बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता उस चीज़ को, क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए, और आप छोटा स्मॉल साइज का वेंचर चला रहे हो, बहुत बड़ा वेंचर नहीं चला रहे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। ठीक है जी। इसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व इन सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसी कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी एक काफ़ी बड़े लेवल पे चला जाए तो वहाँ पे आपको जीएसटी वगैरह की कंप्लाइंसेस पूरी करनी पड़ेंगी। क्या लिखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट नीड टू बी रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, Therefore it is an inexpensive form of business, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, inexpensive है। दूसरा, in order to start a sole proprietorship, entrepreneur को कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक लाइसेंसेस चाहिए होंगे, जैसे आपको अपना नाम अपने नाम पे रजिस्टर तो कराओगे ना, ऑल्दो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बट इच्छा है। Sole proprietorship are under no obligation to select a trade name for their business, howsoever they are free to do so if they desire। अगर आप कराना चाहते हो अपना नाम रजिस्टर्ड तो करा लो, पहली फॉर्मेलिटी। सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, सर्विस टैक्स को अब हम जीएसटी बोल सकते हैं, तो बेसिकली अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन। वैट और सेंट्रल सेल टैक्स, सीएसटी है सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट है वैल्यू एडिड टैक्स, इन सब का रजिस्ट्रेशन आपके बेसिकली अब जीएसटी में होता है। अब वैट में, सीएसटी में, सर्विस टैक्स में, इन सब में नहीं होता। अब आप सीधा सीधा एक ही पॉइंट लिख के आ सकते हो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी जो ग्रोस रिसिप्ट है, एनुअल ग्रोस रिसिप्ट, वो 20 लाख से ऊपर जा रही है, 20 लाख से ऊपर अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट जा रही है, तो वहाँ पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अदर में आपका पैन कार्ड वगैरह हो जाता है। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो तो वो वाला आपको लाइसेंस चाहिए होगा। ये कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको चाहिए। दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस आ रहा है पार्टनरशिप। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सा आ गया हमारे पास, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में क्या होता है साहब, 2 heads being better than 1, यानी कि 1 और 1 11 होते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ आके बिजनेस करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रॉफिट्स को बांटते हैं, सुख दुख को बांटते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बच्चे कम से कम 2 पार्टनर्स होने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर्स होने वाले हैं, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, ये पार्टनरशिप का एक छोटा सा नियम है। ठीक है। अ पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons टू कैरी ऑन एज co-owners a business and to share the profits and losses. Thus 2 or more में कितने, 50 persons में form of partnership by making a, या तो लिखित में या इवन ओरल भी चलेगा, क्या सर, एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, चाहे रिटर्न कर लो चाहे ओरल कर लो, हमको चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्टनरशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर 1, 2 or more persons, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है। पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, दस देयर मस्ट बी कम से कम 2 पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। माइनर कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, माइनर यानी 18 साल से नीचे। अब माइनर जो शब्द है ना बेटा, वो अलग अलग देश में अलग अलग लॉज के हिसाब से डिफाइंड है। हमारे देश में 18 साल से नीचे है तो माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, तो वो इसमें नहीं आएगा। इफ दीज पीपल इंटेंड टू डू बैंकिंग बिजनेस, द मैक्सिमम नंबर कैन बी 10, अदरवाइज 20। ये हमारे पास पहले चलता था, मतलब ये कई जगह लिखा गया है एज पर पार्टनरशिप एक्ट कि अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो 10 और अदर बिजनेस में 20, बट हमारे पास यहाँ पे ना कंपनीज एक्ट ने या कंपनी रूल्स ने डिफाइन करा है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं दिया गया था, तो कंपनी रूल्स में डिफाइंड है कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख के आना एज पर कंपनी रूल्स।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिया कि एग्रीमेंट में आपको बेसिकली रिलेशनशिप्स लिखने होते हैं कि प्रॉफिट क्या होने वाला है, लॉस क्या होने वाला है, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो सैलरी होगी या नहीं होगी, वो सब आपको लिखना है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बट प्रेफरेबल रिटन होता है क्योंकि ओरल की कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती ना यार, मैंने तुम्हें प्रॉमिस कर दिया बाद में वो मैंने करा ही नहीं था तो उसका क्या फायदा है। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग होगी होगी, ये तो आपको पता ही है भाई, जब 2 लोग 3 लोग 10 लोग बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट तो बांटेंगे ना आपस में। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सभी की, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है वैसे ही पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब कि अगर बिजनेस अपने कर्जे नहीं चुका पाएगा तो पार्टनर के पर्सनल एसेट बिकेंगे भाई कर्जे चुकाने के लिए। ओके, इसके बाद इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है कि ये सेल्फ अंडरस्टूड है। एक चीज होती है एक्सप्रेस, 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस होता है जब स्पेसिफिकली लिखा है, इम्प्लाइड होता है सेल्फ अंडरस्टूड। अब देखो यार सेल्फ अंडरस्टूड है ना कि अगर 3 पार्टनर है सपोज और एक दुकान पे बैठा हुआ है तो जो एक करेगा वो बाकी दोनों के लिए भी बाइंडिंग होगा। मतलब अगर एक ने बोल दिया कि यार ये मटेरियल बहुत अच्छा है आप ले जाओ तो इट मींस तीनों बोल रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि बाकी दोनों बाद में कहे नहीं नहीं हमने तो कहा नहीं था, आपने जिसे कहा था उसे पकड़ो अगर सामान खराब निकला, तो ऐसा नहीं है। तो इम्प्लाइड है कि अगर एक ने कोई काम करा है तो वो तीनों के बिहाफ पे हो रहा है, तो एक पार्टनर दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इसमें लिखा हुआ है। देयर इज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी दैट एनी पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है, फर्म का मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी यही है, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, या तो सभी कर रहे होंगे या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सभी कर रहे होंगे या कोई एक कर रहा होगा जो सबके लिए एक्ट करेगा। उसके बाद ये कुछ कॉमन चीजें लिखी हुई हैं। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है, अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है कि सब लोग पूरी ऑनेस्टी के साथ बिना किसी फ्रॉड के बिजनेस करेंगे, किसी से कोई चीज छुपाएंगे नहीं, कोई इलीगल काम नहीं करेंगे, ये अटमोस्ट गुड फेथ में करेंगे जो भी करेंगे। सूटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो ये कहाँ पे सूटेबल है, कहाँ पे हमें पार्टनरशिप बिजनेस एक अच्छा बिजनेस कहलाएंगे। नंबर 1 सबसे पहले जहाँ पे कैपिटल और मैनेजरियल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हों एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे पार्टनरशिप काम करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप काम नहीं करेगा। एंटरप्राइज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ईदर बीइंग अ स्मॉल और अ मीडियम स्केल एंटरप्राइज। जो आपका बिजनेस है वो मीडियम स्केल तक आता है, बहुत बड़ा नहीं आता, बड़े में तो फिर कंपनी बनानी पड़ेगी, है ना, तो स्मॉल या मीडियम। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कस्टमर्स के साथ आपको चाहिए तो भी पार्टनरशिप चलने वाला है। मजा आता है जब आप फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ते हो ना, तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछ सकता है, वो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अब आपने बोल तो दिया सर कि जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ, लेकिन अगर नहीं कराते तो क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास। नंबर 1, अ पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द फर्म। कोई भी पार्टनर अगर वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्म के अगेंस्ट कोई भी पार्टनर कोई केस नहीं कर सकता, ठीक है। और अदर पार्टनर्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट, किसी भी राइट के लिए पार्टनर कर ही नहीं सकता क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फर्म ही नहीं हुई लॉ की नजर में। तो दूसरा, अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन एनी कोर्ट। मतलब सपोज आपने फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा कि मुझे एक्स्ट्रा सैलरी मिलनी चाहिए, मुझे कुछ ऐसा होना चाहिए, और बाद में फर्म देने से मना कर दे, अब आप बोलो मैं तो कोर्ट जाऊंगा, तो चले जाओ, कुछ भी नहीं होगा, आप वहाँ केस ही नहीं कर सकते, फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो कोई राइट की आपका किसी काम का नहीं है, चाहे फर्म के टुवर्ड्स चाहे किसी थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स। फर्दर, द फर्म और एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ और अदर प्रोसीडिंग्स इन अ डिस्प्यूट विद अ थर्ड पार्टी। यानी फर्म भी किसी थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है तो फर्म भी कोई केस वेस नहीं कर सकती। तो रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हो रहा ना तो आप लॉ की नज़र में एक इंडिविजुअल ही नहीं हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पार्टनर फर्म पे केस नहीं कर सकता, फर्म पार्टनर पे केस नहीं कर सकती, फर्म थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकती, और किसी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सेटल आउट नहीं हो पाएगा अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो। ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बोलते क्या है सर? पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात हम बहुत देर से कर रहे हैं, तो व्हाट इज दिस पार्टनरशिप एग्रीमेंट? तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जब हम बात करेंगे तो उस एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या है पार्टनरशिप डीड? एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप लिखी जाती हैं, कितने पार्टनर्स होंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, किसकी कितनी लाइबिलिटी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस हिसाब से मिलेगा,
अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा या नहीं होगा, अगर फर्म किसी पार्टनर से लोन लेती है तो उस पर इंटरेस्ट कितना % से पे किया जाएगा, हर टर्म एंड कंडीशन, लीव रूल्स क्या होंगे, अगर कोई पार्टनर बीमार है तो क्या उसको वो सैलरी या प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, ईच एंड एवरी टर्म आप कहां लिख सकते हो, पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स on a business entered into either orally or written. It is always desirable to have a written agreement so as to avoid any sort of misunderstanding. ठीक हो गया ना? When the agreement is in written form, it is called partnership deed. सही है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या हो सकता है? अगर फर्म को रजिस्ट्रेशन करानी है तो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड वेदर एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, या तो जब फर्म बना रहे हैं उसी टाइम आप रजिस्टर कर सकते हो, और सब्सिक्वेंटली कुछ टाइम बाद भी कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर नीड्स टू फाइल एन एप्लीकेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ये याद रखना बेटा जी, किसके पास एप्लीकेशन देनी है? जब कंपनी रजिस्टर करनी होती है ना, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ROC, जब पार्टनरशिप फर्म करनी है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ROF। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? नंबर 1, अब देखो स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, एप्लीकेशन फॉर पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। जो एप्लीकेशन आप दे रहे हो रजिस्ट्रार को, उसमें क्या क्या होना चाहिए? आपके फर्म का नाम, प्लेस जहां से आप बिजनेस कर रहे हो, किसी और प्लेस पे अगर आप बिजनेस करते हो वो, डेट ऑफ पार्टनरशिप, किस डेट पे कौन से पार्टनर ने फर्म ज्वाइन करी है, फुल नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, कितना टाइम हो गया है चलते हुए, नई फर्म है या पहले से चली आ रही है। स्टेप नंबर 2, एवरी पार्टनर नीड टू वेरीफाई एंड साइन द एप्लीकेशन। देखो यहाँ मेजोरिटी कुछ नहीं होता, जितने भी पार्टनर्स हैं सबको साइन करना पड़ेगा और हर पार्टनर को अपना वेरिफिकेशन लगाना पड़ेगा। कोई भी वेरिफिकेशन प्रूफ, यूजुअली आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है, बट कोई भी वेरिफिकेशन प्रूफ लगना जरूरी होता है। एंश्योर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेस्क्राइब फीस, जैसे एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया, ड्यूली फाइल्ड स्पेसिमेन ऑफ एफिडेविट। एफिडेविट एक फिल करना होता है जिसके अंदर लिखना होता है कि हाँ हम सब अपने होश आवास में ये बोल रहे हैं कि हम सब पार्टनर हैं और हम सब जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, सही के सिवा कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड लगेगी, और प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, यानी जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो क्या वो अगर आपका है तो ऑनरशिप का प्रूफ, अगर वो रेंटल है तो रेंट डीड या रेंट एग्रीमेंट भी साथ में लगाना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास अगला फॉर्म आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना कि ये लगाने के बाद बस फिर फीस भरनी है। फीस भर के जगह अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है सर? नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जब परिवार मिलजुल के बिजनेस चला रहा होता है, हिंदू फैमिली बिजनेस चला रही होती है, उसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस एज दिस इज ओनली प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी। सिर्फ इंडियन सोसाइटी में होता है। इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी में कंपनीज एक्ट, वैसे ही HUF हिंदू लॉ में चलता है। एज डिफाइंड अंडर हिंदू लॉ, as a family which consists of male lineally descended from a common ancestor and includes their wives and unmarried daughters, it arises from status and not from legal contracts। मतलब परिवार पूरा बिजनेस चलाता आ रहा है, परिवार को ये बिजनेस अपने एंसेस्टर्स से मिला है। एंसेस्टर्स मतलब जो उनके पुराने पुश्तैनी लोग हैं उनसे मिला है, प्रॉपर्टी भी उन्हीं से मिली है, सभी लोग इसके अंदर आ जाते हैं। और ये जो बिजनेस है ये स्टेटस से अराइज होता है, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होता। इसमें कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, स्टेटस से चलता है, परिवार से चलता है। ठीक है, अब कितने स्कूल्स हैं इस लॉ में जो आते हैं, जो इस बिजनेस को चलाते हैं? एक को हम बोलते हैं दया भागा, दूसरे को बोलते हैं मिताक्षरा। ठीक है, दया भागा कहाँ पे चलता है? वेस्ट बंगाल, असम और ओडिशा में। बेसिकली यहाँ पे ओडिशा नहीं मेंशन्ड है, बट वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा में चलता है। अ सन एक्वायर्स द राइट इन द फैमिली ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे बेसिकली मेल मेंबर्स को प्रॉपर्टी का राइट दिया जाता है। और अगर हम बात करें मिताक्षरा में, तो वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा छोड़ के बाकी सब जगह पूरे इंडिया में ये चलता है। वेयर द सन एक्वायर्स द राइट इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज बर्थ। मतलब यहाँ पे बर्थ से ही प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाता है बेटे को, और यहाँ पे फादर की डेथ के बाद मिलता है। कुछ बेसिक रूल्स हैं, सिर्फ स्कूल्स के नाम भी आप लिखाओगे तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। इसके बाद क्या आता है? HUF में क्या होता है? देखो HUF में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे नंबर 1 क्रिएशन। कैसे ये बिजनेस क्रिएट होता है? पहले ही बता दिया मैंने आपको, स्टेटस से। इसमें कोई लीगैलिटी नहीं है, ये पुराने समय से चलता आ रहा बिजनेस है। इतने पहले तो पेपर वर्क भी नहीं होते थे, है ना। नंबर 2 मेंबरशिप। मेल मेंबर बिकम अ मेंबर बाय हिज बर्थ, बाय अडॉप्शन। एन आउटसाइडर कैन बी एडमिटेड टू इट्स मेंबरशिप बट नॉट अदरवाइज। मतलब कि
कोई भी बाहर वाला इंडिविजुअल मेंबर नहीं बन सकता। एक ही तरीका है बाहर वाले के मेंबर बनने का, अगर उसको अडॉप्ट कर लिया जाए, यानी या तो बाय बर्थ हो या फिर अडॉप्ट किया गया हो। नंबर 3 मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करेगा सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, उसको हम कर्ता बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता। जो भी सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा उसको कर्ता बोलते हैं। जो बाकी मेंबर्स होंगे उनको हम को पार्टनर्स बोलते हैं। दे हैव नो राइट टू डील विद आउटसाइडर्स। नंबर 4 लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है। मतलब कर्ता को ही पे करना पड़ेगा सब कुछ, बाकी सब ने तो जितना इतना उनका हिस्सा है बस उतना उतना ही वो लाइबल है। राइट ऑफ अकाउंट्स। राइट ऑफ अकाउंट्स जो हैं या जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी बिजनेस की, वो कौन देख सकता है? कर्ता को राइट है, बाकी किसी को राइट नहीं है। क्या माइनर मेंबर हो सकता है? यस, मेल जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ ही मेंबर बन जाता है इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस का। नेक्स्ट आता है गाइज हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी? यहाँ से आपसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे अगर इस पर्टिकुलर यूनिट से क्वेश्चन बनना है। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? देखो जी, कंपनीज आप सब जानते हो भाई, क्या है हमारे पास? इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। अपनी इच्छा से जब कुछ लोग मिल के आते हैं, अपनी इच्छा से, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी इच्छा से आएंगे इंडिविजुअल्स प्रॉफिट के लिए। हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। जितना भी पैसा लगा होगा वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लोग आए और 10 करोड़ की कंपनी बना दी, तो 10 करोड़ के शेयर्स होंगे उसके, छोटे 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 छोटे, ठीक है। द ऑनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। जो ऑनरशिप है वो किस तरीके से है कि जो भी शेयर खरीदेगा वो ऑनर होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। मेन बात याद रखना, कंपनी में ऑनर होने से आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने लगोगे, ऐसा नहीं है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है। मैनेजमेंट सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ऑनर जो भी शेयर खरीदता है वो ऑनर हो जाता है। अगर मैं टाटा के शेयर खरीद लेता हूँ तो मैं ऑनर तो हूँ जितने का मैंने शेयर खरीदे, लेकिन मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेगी। समझ रहे हो? तो क्लियर डिस्टिंक्शन रखना कि ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होता है कंपनी में। अच्छा, इन कॉमन प्रेवलेंस अ कंपनी मीन्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स formed for some common purpose with capital divisible into units of equal face value, जिनको हम शेयर्स बोलते हैं। कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कंपनी लॉ के द्वारा बनाई जाती है क्योंकि उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दिया गया है। कंपनी अपने नाम पे संपत्ति खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से केस कर सकती है किसी के ऊपर, कंपनी के ऊपर भी कोई भी केस कर सकता है, कंपनी अपने नाम से लोन ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, क्योंकि कंपनी इज क्रिएटेड बाय अ लॉ और सेपरेट लीगल एंटिटी उसको बोला जाता है। कंपनी की अपनी अलग पहचान है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या आता है गाइस? इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स से तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कंपनी है क्या। नंबर 1 वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब अपनी इच्छा से बनाई जाएगी, कम से कम 2 लोग होते हैं। अब देखो मैक्सिमम के लिए ना आपको पहले ये समझना होगा कि कंपनी 2 प्रकार की होती है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके अंदर सिर्फ प्राइवेट कुछ सेलेक्टिव इंडिविजुअल्स ने ही पैसा लगाया होता है, कोई भी बाहर वाला पैसा नहीं लगाता। मतलब कॉमन पब्लिक को उसके शेयर खरीदने का राइट नहीं होता, ठीक है। सपोज मैंने और आपने मिलके, हम 2 लोगों ने मिलके कंपनी बना ली, तो जनता इसमें पैसा नहीं लगा सकती। हम जिसको अलाउ करेंगे बस वो लगा सकता है और वो हमारा मेंबर बन जाएगा कंपनी का। बट क्या मैं टाटा के शेयर्स खरीद सकता हूँ अभी भी? तो टाटा एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक को राइट है उसमें पैसा इन्वेस्ट करने का। हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम एक प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स, पब्लिक में मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। लिख लो अपने पास, प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक हो गया, ये याद रखना। चलो, आर्टिफिशियल पर्सन्स। आर्टिफिशियल पर्सन्स का मतलब क्या होता है? देखो पहले यहाँ पे देख लो, एटलीस्ट 2 पर्सन्स वॉलंटरी मस्ट ज्वाइन हैंड्स टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, जबकि 7 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी, अपने नाम से जानी जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने आपको बता ही दिया, कंपनी की अपनी अलग पहचान है, अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, किसी पे केस कर सकती है, कोई कंपनी पे केस कर सकता है, लोन ले सकती है, कुछ भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी का सिग्नेचर, कंपनी का स्टैंप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, होगा ही होगा, कोई भी कंपनी होगी उसकी कॉमन सील इंपॉर्टेंट रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी में सभी मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो कैसी होती है? लिमिटेड।
आपने जितना पैसा लगाया है बस आप वहीं तक के लिए लायबल हो, ठीक है। चलो जी, कंपनी कितने तरीके की मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी अलग है, पब्लिक कंपनी अलग है। देखो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी देखो, प्राइवेट कंपनी हैज अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर, मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर। 2 से 200 हमारे पास प्राइवेट कंपनी में होते हैं, 50 पहले हुआ करते थे, 2 से 200 मेंबर हमारे पास प्राइवेट कंपनी में होते हैं। उसके बाद रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर शेयर्स। मैंने आपको पहले बोला शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते, जिसके पास है उसी का रहेगा, वो बेच के नहीं निकल सकता, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। प्रोहिबिट्स एन इन्विटेशन टू पब्लिक, जनता भी शेयर्स नहीं खरीद सकती। हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, कम से कम 1 लाख रुपए से शुरू होगी और अपने नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी। तो प्राइवेट कंपनी में एक आप और डिफरेंस लिख सकते हो, प्राइवेट कंपनी में जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं मिनिमम वो 2 होंगे, पब्लिक में 3 होते हैं, वो भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 200 ट्रांसफर नहीं होंगे शेयर्स, पब्लिक नहीं शेयर खरीद सकती, पेड अप कैपिटल कम से कम 1 लाख और नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ होगा हमेशा। पब्लिक कंपनी में क्या है, पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है, बस एक्ट में तो ऐसा लिखा है, द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। बट इसका मिनिमम कम से कम 7%, अपर लिमिट कोई नहीं है, अनलिमिटेड हो सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, पब्लिक शेयर खरीद सकती है, मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख का होता है इसके अंदर, और जो अपने पीछे जो वर्ड लगाती है वो सिर्फ लिमिटेड लगाती है, ठीक है। मतलब कि ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं, पीवीटी एलटीडी नहीं, खाली एलटीडी चलता है इसके अंदर। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करेंगे और लर्न करेंगे बहुत अच्छे से। कोई भी आप 5 या 4 पॉइंट इसमें से याद रख सकते हो। प्रिविलेजेस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी ओवर अ पब्लिक कंपनी, अगर आपको कंपनी बनानी है तो प्राइवेट के क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले 2 लोग ही चाहिए, वहां पे आपको 7 लोग चाहिए, तो 2 लोगों में ही काम हो जाएगा, कम लोग मिलकर कंपनी शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, सिर्फ 2 डायरेक्टर चाहिए, मैंने बताया ना, वहां पे 3 चाहिए होते हैं। सच कंपनी कैन फाइल अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब आपको एक पूरा प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में सारी डिटेल दी होती है। तो ऐसा होता है कि कई बार प्रोस्पेक्टस जब हम बनाते हैं तो काफ़ी खर्चा आ जाता है, तो पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी होता है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट बना सकते हो जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सिंपली इट कैन कमेंस इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो आप अगले ही दिन से बिजनेस शुरू कर सकते हो। पब्लिक कंपनी में फॉर्मेलिटी ज़्यादा है। स्टैट्यूटरी मीटिंग, यानी जो आपको मीटिंग वगैरह रखनी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, और यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स कंपलसरी नहीं होती। पब्लिक कंपनी में हर मीटिंग में लोगों को मेल करने, लोगों से एक कंसेंट लेना, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से होल्ड कर सकते हो मीटिंग्स को। अ नॉन मेंबर कैन नॉट इंस्पेक्ट द कॉपीज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपके प्रॉफिट एंड लॉस, आपके बैलेंस शीट, नॉन मेंबर को कोई राइट ही नहीं है। पब्लिक कंपनी के अकाउंट्स कोई भी चेक कर सकता है, वहाँ पे आपको पब्लिक रखने पड़ते हैं। लिमिट ऑन पेमेंट ऑफ मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन डजंट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना होगा उसका कोई लिमिट नहीं दिया है, आप मैनेजर्स को कितना भी रेम्युनरेशन पे कर सकते हो। रेस्ट्रिक्शंस ऑन अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ एमडी डू नॉट अप्लाई, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट यानी जब आप मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो या रीअपॉइंटमेंट कर रहे हो, यानी दोबारा से किसी को डायरेक्टर बना रहे हो, तो उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो पब्लिक कंपनी में होते हैं, यहाँ ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मेंटेनिंग ऑफ इंडेक्स ऑफ मेंबर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, आपके कितने मेंबर्स हैं उनका डेटा पब्लिक कंपनी को रखना पड़ता है, यहाँ इनको रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी नीड नॉट हैव क्वालिफिकेशन शेयर्स, वहाँ पे डायरेक्टर्स के पास क्वालिफिकेशन शेयर्स होने इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसे शेयर्स की कोई भी जरूरत डायरेक्टर को नहीं है। तो 10 पॉइंट है, कोई भी 6 आप याद कर सकते हो, काम चल जाएगा। सूटेबिलिटी, जब हम एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को देखते हैं तो ये कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर शुड चूज दिस फॉर्म, क्या देखे, कंपनी कब वो बनाए, कब वो सोल प्रोवाइडरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ कब इग्नोर कर दे, कंपनी कब बनाए, जब उसका वेंचर काफी बड़ा है, ठीक है, लार्ज स्केल पे उसको बिजनेस करना है, बिजनेस में काफी फंड्स चाहिए, काफी रिस्क टेकिंग बिजनेस है, और एंटरप्राइजेस टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड, काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये बेस्ट फॉर्म माना जाता है। टू कमेंस अ कंपनी इन इंडिया, इंडिया में अगर आपको कंपनी शुरू करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो आइडिया होना चाहिए यार, जिसके पास आइडिया होता है उसको हम प्रमोटर बोलते हैं,
ठीक है। द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी इज कंसीव्ड ईदर बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जिनको हम प्रमोटर बोलते हैं। और एंटरप्रेन्योर्स आर बेसिकली द प्रमोटर्स। हमारे एंटरप्रेन्योर्स ही प्रमोटर्स होते हैं, जिनके दिमाग में आइडिया आता है कि यार बिजनेस शुरू करना चाहिए। सबसे पहले कंसीवमेंट ऑफ आइडिया होना चाहिए, स्कैन करो फिर उसको अच्छे से कि वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। फिर जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उनको इकट्ठा करो, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, इनकॉर्पोरेशन कराओ, फिर बिजनेस शुरू करो और एक्सपेंशन और ग्रोथ के बारे में सोचो। सिंपल सा प्रोसेस है, पूछा नहीं जाएगा, पार्ट ऑफ सिलेबस है तो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज क्या क्या चाहिए अगर आपको अपनी कंपनी बनानी है। तो अगर कंपनी बनानी है भाई तो लीगल फॉर्मेलिटीज कौन कौन से चाहिए होंगे? पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक करंट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, कंपनी के नाम का अकाउंट तो होगा ना, तो बिजनेस के लिए सेविंग अकाउंट नहीं चलता, करंट अकाउंट चलता है, ओके। अपनी कंपनी को रजिस्टर कराओ, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड जैसे भी कंपनी है। सर्विस टैक्स रजिस्टर करो, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स। आजकल ये सर्विस टैक्स सेल टैक्स की जगह बस एक ही चलता है, जीएसटी। तो आप यहाँ पे लिखो सीधा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराओ। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो कस्टम्स में भी आपको एग्जाम लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड वो आपको लेना पड़ेगा, है ना। आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम भरना पड़ता है डीआईसी के पास, दैट इज ऑप्शनल, भरना है भर लो, नहीं भरना चलेगा। अप्लाई फॉर टैन, ठीक है। टैन नंबर होता है हमारे पास, जिस तरीके से आपका पैन होता है ना वैसे ही टैन होता है, सही है जी। परमिशन रिक्वायर्ड एट कंस्ट्रक्शन स्टेज। एम्प्लॉइज ईपीएफ, यानी जब कंपनी के लिए ईपीएफ काटना कंपलसरी होता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड निकालना पड़ता है, और एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, वही ग्रेचुटी इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप कंपनी चला रहे हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सेल टैक्स, सेल टैक्स आईडी नंबर। सेल टैक्स वगैरह अब सिर्फ और सिर्फ जीएसटी चलता है, तो आप डायरेक्टली ये इग्नोर कर सकते हो। लास्ट आते हैं हमारे पास कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। सर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस कौन से होते हैं? देखो, जब कुछ लोग मिलजुल के एक बिजनेस सेटअप करते हैं अपने ही बेनिफिट के लिए, मेंबर्स के लिए ही, ग्रुप के लिए ही, उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बिजनेस बोलते हैं। क्या है देखो, इसके अंदर याद रखना 10 एडल्ट मेंबर चाहिए होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, अ कोऑपरेटिव इज अ डिफरेंट form of business enterprise, as here the main motive is not earning profit but mutual help। मैंने पहले ही बोला आपको, अपने लिए, बस एक दूसरे की मदद करने के लिए बिजनेस बनते हैं। It works with the principle of each for all for each। The Indian Cooperative Society Act 1912 define cooperative in section 4 as the society which has its objectives as the promotion of economic interest of its members। यानी 10-12 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस सेटअप करा, सब ने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा लिया, क्योंकि अकेला सामान खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, बल्क में खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा। सब ने कहा कि अब मिलकर ही खरीद लिया करेंगे, सबका फायदा हो जाएगा। इस बिजनेस को क्या बोल दिया गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल दिया गया, ठीक है। फीचर्स क्या होंगे? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, अपनी इच्छा से आप बना सकते हो, इस पे बेस ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। दूसरा, सर्विस मोटिव इनका मेन पर्पस होता है। सर्विस किसको देनी है? मेंबर्स को, अपने खुद के मेंबर्स को। प्रॉफिट अर्निंग इनका मोटिव नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, जो भी फायदा होगा वो आपस में ही ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, सरप्लस बांटने का इनका मोटिव रहता है। और लास्ट में गवर्नमेंट कंट्रोल। इन इंडिया द एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रेगुलेटेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट्स। Cooperative societies are required to submit their annual report and accounts to the registrar of cooperatives। इसके बाद आता है reasons for not choosing the cooperative structure। cooperative structure क्यों नहीं लेते एंटरप्रेन्योर्स? सबसे पहले तो quest for excellence, मतलब इस फॉर्म में आपको एक तो मोटिवेशन नहीं होता, क्योंकि पर्पस पैसा कमाना नहीं होता, सिर्फ अपने मेंबर्स की मदद करना होता है। बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी नहीं होती, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप देखोगे कि रिस्क नहीं होता। तो बिजनेसमैन का ना दिमाग इस तरीके से होता है कि रिस्क लेना, प्रॉफिट्स कमाना, स्केल करना, डाइवर्सिफाई करना, एक्सपेंशन करना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ड्राइव फॉर इंडिपेंडेंस चाहिए होता है बिजनेसमैन को। टेंडेंसी टू बी प्रोजेक्ट चैंपियन, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड एंड अर्न प्रॉफिट्स, ये सब इसमें होता ही नहीं है। क्रिएटिव इनोवेटिव नेचर के बिजनेस होते हैं। मस्ट बी ओन बोस एटीट्यूड होता है। लव फॉर बीइंग अ लीडर इन द फील्ड होता है। जील होता है मेजर मार्केट शेयर खरीद लेने का।
तो ये सब नहीं होता इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इसीलिए यूजुअली लोग इसको सेलेक्ट नहीं करते। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे पास, और इसी के साथ हमारा गाइस फर्स्ट जो पार्ट है ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग वो ख़त्म होता है। एक पार्ट 2 और आएगा आपके पास इस यूनिट का, जिसमें हम और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करेंगे और आपका सिलेबस हो जाएगा ख़त्म। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आपने नोट्स भी साथ साथ बना लिए होंगे, और काफ़ी सिंपल सा फॉर्म है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपने ये सब पहले भी पढ़ा हुआ था, बिजनेस स्टडीज़ में अब एक अलग नज़रिए से पढ़ा। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।